क्वेश्चन नंबर 51, as Kandla is related to Gujarat in the same way Cochin is related to which of the following? तो कांडला देखिए गुजरात से रिलेटेड है, कांडला इज वन ऑफ द प्लेस इन द गुजरात, ठीक है, पोर्ट है गुजरात के अंदर। सिमिलरली कोचीन पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? अगर देखें कोचीन पोर्ट किस प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड होगा, किस स्टेट में सिचुएटेड है? दैट इज इन केरला। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एज इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली इन द सेम वे पाकिस्तान इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमें पता है कि इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। सो कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। इन द सेम वे पाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी? द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। एज रूपी इज रिलेटेड टू इंडिया इन द सेम वे येन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर हम देखें यहाँ पे करेंसी और कंट्री का रिलेशनशिप दे रखा है, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रूपी। इन द सेम वे किस कंट्री की कैपिटल येन है? जापान की कैपिटल, जापान की जो करेंसी है वो येन है, ठीक है। तो करेंसी और कंट्री का रिलेशनशिप था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में अगर देखें क्या रिलेशनशिप दे रखा है? ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। फाइनल डायग्राम बनाना है। अब बी किससे बड़ा है? सी से। बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, सी डी से बड़ा है। तो ये इसका डायग्राम बन गया, फाइनल डायग्राम। अब पूछा क्या है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग? कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली रॉन्ग होगा? तो फाइनल डायग्राम इससे देख लेते हैं। ऑप्शन 1 ए इज ग्रेटर देन सी, ट्रू है ये तो, ए तो सी से बड़ा है। नेक्स्ट ए इज ग्रेटर देन डी, ये भी ट्रू है, ए डी से बड़ा है। नेक्स्ट बी इज ग्रेटर देन डी, ये भी ट्रू है, बी डी से बड़ा है। नेक्स्ट डी इज ग्रेटर देन ए, ये फॉल्स है बिकॉज ए इज ग्रेटर देन डी, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो इसमें पूछा था कि कौन सा फॉल्स है, तो आंसर इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 डी ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इंस्ट्रक्शन कुछ गिवन है क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 55 टू 59, अच्छा 55 टू 59 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव अज्यूमिंग अल्फा स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू। अल्फा किसके लिए हम स्टैंड करते हैं? इक्वल टू के लिए, ठीक है। बीटा स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन, गामा स्टैंड्स फॉर लेस देन, एंड डेल्टा स्टैंड्स फॉर नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दी और फिर दे रहे हैं 6x अल्फा 5y। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो देखो 6x अल्फा 5y, तो इसका मतलब क्या हो गया? 6x अल्फा का मतलब 5y, ठीक है। एंड 2y बीटा 3z, 2y बीटा का मतलब ग्रेटर देन 3z, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कैसे रिलेट कर रहे हैं। 2x बीटा, बीटा का मतलब ग्रेटर देन 3z, एंड 4x बीटा का मतलब ग्रेटर देन 3z, 2x बीटा का मतलब ग्रेटर देन z, एंड 4x अल्फा 3z, अल्फा का मतलब इक्वल्स टू 3z, ठीक है। ये रिलेशनशिप है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें फॉलो करता है वो देखना है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप पहले देख लो किसके बेसिस में दे रखा है? x और z के बेसिस में दे रखा है ऑप्शन में, तो मैं y को यहाँ पे एलिमिनेट कर दूं ऑप्शन के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 6x अपॉन 5, 6x अपॉन 5 हो गई, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 मैं इधर पुट कर दूं, ठीक है, y की जगह, तो 2 y की वैल्यू रख दो 6x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 3z, ठीक है। तो देखो 3 से ये 6 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन z। अब 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x इज ग्रेटर देन 5z। तो यहां से अब कंक्लूजन हम देख सकते हैं, देखो 4x इज ग्रेटर देन 5z आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में कोई भी नहीं है कि 4x ग्रेटर है 5z से। लेकिन अगर एक बात सोचो, अगर मैं मान लूं ये इंटीजर है, जैसे कि x, y और z इंटीजर है, तो अगर 4x बड़ा होगा 5z से, ठीक है, तो ये डेफिनेटली ट्रू है कि 4x 3z से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसको जनरल इससे सॉल्व कर लेंगे हम। तो 4x अगर 5z से बड़ा होगा तो 4x ऑब्वियस बात है 3z से तो बड़ा होगा ही, तो इसका ऑप्शन 2 जनरल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनरल वे में इसका आंसर देखना पड़ेगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सेम इंस्ट्रक्शन गिवन है, देखते हैं। ax गामा by, तो गामा किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? लेस देन ax इज लेस देन by। नेक्स्ट bx अल्फा cz, bx इज इक्वल टू cz। नेक्स्ट b स्क्वायर अल्फा ac, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ये दे दिया। अब ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? ax बीटा cy, ठीक है। अब बीटा का मतलब था ग्रेटर देन cy, ax ग्रेटर देन cy, ay अल्फा cz, अल्फा का मतलब इक्वल्स टू cz z। नेक्स्ट y गामा z, गामा का मतलब है लेस देन, y इज लेस देन z। एंड फाइनली y बीटा z, यानी कि y ग्रेटर देन z। ये ऑप्शन दे दिया। अब कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है हमें। b स्क्वायर की जगह c रख देता है, जैसे कि मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, ठीक है। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो अब b स्क्वायर की वैल्यू रख दो ac, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू क्या थी? ac, तो b स्क्वायर की जगह रख दो यहाँ पे ac वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने a को a से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे a एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, किससे बड़ा आ गया, सॉरी किससे छोटा आ गया? सी वाई स्क्वायर से। तो ए एक्स स्क्वायर इज लेस देन सी वाई स्क्वायर, लेकिन ये कहीं ऑप्शन में दिखा क्या? यहाँ पे तो ए एक्स इज ग्रेटर देन सी वाई दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन से नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स और सी वाई के रिलेशनशिप से तो कुछ नहीं बैठ रहा एक्स और वाई के, तो हम अब वाई और जेड का रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक्स की वैल्यू निकाल लो, मतलब वाई और जेड के बीच में रिलेशनशिप है, तो एक्स की वैल्यू हमें एलिमिनेट कर दें, तो सी जेड अपॉन बी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ए सी जेड अपॉन बी इज ग्रेटर देन बी वाई इज लेस देन बी वाई, तो यहाँ पे आ गया ए सी जेड इज लेस देन बी स्क्वायर वाई, ये बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी, तो ए सी जेड इज लेस देन ए सी वाई। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे को क्या मिल गया? z इज लेस देन y, या फिर बोल सकते हैं y इज ग्रेटर देन z। तो y इज ग्रेटर देन z मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसकी अप्रोच क्या दी सॉल्व करने की। अगर यहाँ पे देखें बी ए एक्स वाई अल्फा सी स्क्वायर जेड, तो बी ए एक्स वाई अल्फा का मतलब इक्वल्स टू सी स्क्वायर जेड, ठीक है। नेक्स्ट बी एक्स बीटा ए वाई, तो बी एक्स बीटा का मतलब ग्रेटर देन ए वाई, ठीक है। एंड बी स्क्वायर अल्फा ए सी, बी स्क्वायर अल्फा का मतलब इक्वल्स टू ए सी, ये था रिलेशनशिप, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर बीटा का मतलब ग्रेटर देन सी जेड, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी जेड, बी स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर जेड, एंड फाइनली बी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर जेड। तो अगर यहाँ पे रिलेशनशिप देखे हम केयरफुली, रिलेशनशिप देखे तो किस किस के बीच के बैठ रहा है? एक्स और जेड के बीच में बैठ रहा है। तो एक्स और जेड के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो हम y को एलिमिनेट कर दें यहाँ पे। तो y को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ से कि y की वैल्यू हम पुट कर दें सी स्क्वायर जेड अपॉन बी ए एक्स, ये हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हम कहाँ पे पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स किसके बड़ा हो जाएगा? ए, वाई की वैल्यू पुट कर दो सी स्क्वायर जेड अपॉन बी ए एक्स, ठीक है। तो यहां से ए से तो ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बी एक्स इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर जेड अपॉन बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ये बी एक्स को, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर जेड। ठीक है, अब यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है, ए सी, तो वो सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। सही, ठीक है, तो सी से एक बार सी, सी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी जेड। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी जेड, इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन बने थे ये, जो बने थे ना थोड़ा मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी थे बच्चों के लिए ये सॉल्व करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, इफ बी सी वाई, गामा का मतलब था लेस देन ए एक्स सी वाई अल्फा बी जेड, यानी कि इक्वल्स टू बी जेड एंड ए स्क्वायर, गामा का मतलब लेस देन बी सी। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं, सी एक्स अल्फा का मतलब इक्वल्स टू ए बी जेड, नेक्स्ट सी एक्स गामा का मतलब था लेस देन ए बी जेड, सी एक्स डेल्टा का मतलब नॉट इक्वल टू ए बी जेड, एंड फाइनली सी स्क्वायर एक्स गामा का मतलब लेस देन ए स्क्वायर जेड। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था, हम रिलेशनशिप देखें तो किसके बीच में दिख रहा था, ऑप्शन में एक्स और जेड के बीच में रिलेशनशिप दिख रहा है। देखिए, तो मेरे को यहाँ पे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वाई को, तो यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। देखो एलिमिनेट इक्वल्स टू वाले में ही करेंगे, तो वाई इक्वल्स टू बी जेड अपॉन सी हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर दो, तो बी सी अपॉन बी सी, अब देखो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बी जेड अपॉन सी, तो बी जेड अपॉन सी इज लेस देन ए एक्स। ठीक है, c से c कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर जेड इज लेस देन ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या पता था कि ए स्क्वायर इज लेस देन बी सी, ये दे रखा था। अब चाहे इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लो। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, जैसे 2 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेड इज लेस देन ए बी सी एक्स, ये आ जाएगा, ए बी सी एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी से बी 1 टाइम कैंसिल हो गया और ए से ये 1 टाइम, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए बी जी इज लेस देन सी एक्स, या फिर ये भी बोल सकते सी एक्स इज ग्रेटर देन ए बी जी, तो सी एक्स इज ग्रेटर देन ए बी जी, ए बी जेड कहाँ मिल रहा है, देखो सी एक्स ये तो इक्वल टू ए बी जेड है, सी एक्स इज यहाँ पे ए बी जेड बड़ा है सी एक्स से, और यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स छोटा है ए स्क्वायर जेड से, तो कोई रिलेशनशिप बैठ ही नहीं रहा। तो क्या ये कहना सही होगा कि सी एक्स इज नॉट इक्वल टू ए बी जेड, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा बिल्कुल, क्योंकि देखो ये पॉसिबिलिटी तो कहीं बैठी नहीं, सी एक्स बड़ा होगा ए बी जेड से, तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा फिर उस हिसाब से। सो फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 जो पूछा गया था इस टॉपिक से, वो था ए स्क्वायर एक्स अल्फा बी वाई जेड, यानी कि ए स्क्वायर एक्स अल्फा का मतलब इक्वल्स टू बी वाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट इक्वेशन थी सी जेड एक्स इज इक्वल टू बी अल्फा बी स्क्वायर वाई, यानी कि बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी जेड एक्स, एंड फाइनली सी स्क्वायर जेड अल्फा का मतलब इक्वल्स टू ए एक्स वाई। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दी, सेकंड और थर्ड, तो अगर मैंने तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो मैं ऑप्टेन क्या करता हूं, मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स वाई जेड
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो बी 2 बार आ रहा है, ठीक है, पी वाई, ठीक है, यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, ए एक बार आ रहा है, सॉरी बी एक बार आ रहा है और सी एक बार आ रहा है, और देखो एक्स 2 बार आ गया तो एक्स स्क्वायर, वाई 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर, और जेड 2 बार आ गया तो मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को, ठीक है। तो देखो ए बी और सी वन टाइम कैंसिल होगा इससे, ठीक है, और एक्स वाई जेड यहाँ पे वन टाइम कैंसिल होंगे इस सर से, तो यहाँ से फाइनली क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे तो बच जाएगा ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स वाई जेड, तो ए बी सी किसके बराबर आ गया, एक्स वाई जेड के बराबर आ गया। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया ए बी सी अल्फा का मतलब इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, यही आ गया आंसर, ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं, ए बी सी बीटा ग्रेटर देन एक्स वाई जेड, फॉल्स है, ए बी सी हमारा क्या, ये डेल्टा क्या है, नॉट इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये भी फॉल्स है, इक्वल्स है क्योंकि, और ए बी सी गामा का मतलब क्या है, लेस देन एक्स वाई जेड, ये भी फॉल्स है। इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, प्रूफ ये रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 59 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हमें आंसर देना था, तो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कुछ दे रखी है कि ए डॉलर बी का मतलब होता है ए इज मदर ऑफ बी, ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए एट द बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। तो ये कुछ हमें डायरेक्शन दे दी। अब रखा है पी, if p at the rate q $m not equals to t, then what is the relationship is of p with t। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, p at the rate q, p at the rate q का मतलब p is husband of q, तो p क्या है, हस्बैंड है q का, इस तरीके से, ठीक है। p अगर हस्बैंड है तो q ऑब्वियस बात है p मेल होगा और q फीमेल होगी, ठीक है। Q $m, Q $m का मतलब हो गया Q is mother of M, Q is mother of M, ठीक है। नेक्स्ट M not equal to T, M not equal T का मतलब हो गया M is father of T, M is father of T, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बन गया फाइनली। अब पूछा गया देन व्हाट इज द रिलेशनशिप इज ऑफ P with T, P का रिलेशनशिप क्या है T के साथ। तो देखो P का रिलेशनशिप क्या है, ग्रैंडफादर का हो गया टी के साथ, ठीक है। अब कौन सा ग्रैंडफादर है, पैटर्नल या मैटरनल, ये कंफ्यूजन है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे टी एम जो है टी का क्या हुआ, फादर है, तो ये फादर के साइड के फादर है ना, तो फादर के साइड के जब फादर होते हैं तो उनको बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, और जब मदर के साइड के फादर हो गए, जो मदर के फादर हो गए उसको हम बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पैटर्नल ग्रैंडफादर, आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 61, सेम डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट आर इज द सिस्टर ऑफ एच, आर सिस्टर होगी एच की, ये कौन सा ऑप्शन शो करता है। तो अगर मैं सबसे पहले देख लूं ऑप्शन नंबर 2 को, जनरल देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 को, वैसे हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा, मैं जनरली ऑप्शन 2 को देख रहा हूँ रैंडमली। तो ऑप्शन 2 को अगर मैंने देखा आर परसेंटेज डी, तो आर परसेंटेज डी का मतलब आर इज डॉटर ऑफ डी, आर परसेंटेज डी का मतलब हो गया आर इज डॉटर ऑफ डी, ठीक है। नेक्स्ट डी एट द रेट एफ, डी एट द रेट एफ का मतलब डी इज हस्बैंड ऑफ एफ, ठीक है। डी इज हस्बैंड ऑफ एफ, अगर डी हस्बैंड है तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज द वाइफ ऑफ डी, ठीक है ना। सिमिलरली आगे क्या बोला है, एफ डॉलर एच, एफ डॉलर एच का मतलब एफ इज मदर ऑफ एच, एफ है जो मदर है एच की। अब पूछा गया था क्या, आर इज द, ये बोला गया था कि कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है कि आर सिस्टर है एच का। तो अगर यहाँ पे देखिए आर और एच दोनों सिबलिंग है, एच का जेंडर लेकिन डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आर तो सिस्टर ही होगी एच की, चाहे ये एच फीमेल हो या मेल, आर का तो जेंडर डिसाइडेड है ना, तो आर सिस्टर है एच की, ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सेम इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है इफ जी डॉलर एम एट द रेट के देन हाउ इज के रिलेटेड टू जी। तो यहाँ पे देखें जी डॉलर एम का मतलब जी इज मदर ऑफ एम, जी इज मदर ऑफ एम, ठीक है। नेक्स्ट एट द जी इज डॉलर एम एंड एम एट द रेट के, एम एट द रेट के का मतलब एम इज हस्बैंड ऑफ के, एम इज हस्बैंड ऑफ के, ये हो गया। तो अगर एम हस्बैंड है के का तो हम बोल सकते के इज द वाइफ ऑफ एम, तो ये फीमेल हो जाएगी। तो अब पूछा गया हाउ इज के रिलेटेड टू जी, के कैसे रिलेटेड है जी से, तो के क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी जी की, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट एच इज द ब्रदर ऑफ एम। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन बेस्ड है। अब यहाँ पे प्रूव करना है कि ऐसा शो करना है कि एच ब्रदर हो एन का। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, जनरल ऑप्शन नंबर 2 से शुरुआती कर रहा हूँ वापस से। तो अगर जनरल देखूं एन परसेंटेज एफ का मतलब एन इज डॉटर ऑफ एफ, एन इज डॉटर ऑफ एफ, ऐसे, ठीक है, फैमिली ट्री बना रहे। एन इज डॉटर ऑफ एफ एंड एफ एट द रेट डी मीन्स एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, एफ जो है हस्बैंड है डी का। तो अगर एफ डी का हस्बैंड, डी क्या हो गई, वाइफ हो गई एफ की, ठीक है। नेक्स्ट डी डॉलर एच, डी डॉलर एच का मतलब डी इज मदर ऑफ एच, डी मदर है एच की, ठीक है। एंड फाइनली एच नॉट इक्वल टू आर का मतलब एच इज फादर ऑफ आर, एच क्या है, फादर है आर का, ठीक है, यानी कि परसेंटेज साइन। तो ये दोनों क्या है, सिबलिंग्स है क्योंकि सेम पेरेंट्स है एन और एच। तो अब यहाँ पे पूछता है एच इज द ब्रदर ऑफ एन, ये कौन सा शो करता है कि एच है वो ब्रदर है एन का, तो यही शो कर रहा है। देखो एच यहाँ पे क्या है, ब्रदर है एन का, ठीक है, या एन सिस्टर है एच की, दोनों सिबलिंग थे ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्टली सिग्निफाई करता है कि एच ब्रदर है एन का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 अगेन मैथमेटिकल बेस्ड था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूछ रही थी, ठीक है। उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के हमें एक्स अपॉन वाई की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, ठीक है। तो अगर सिंपली देखें 2x प्लस वाई, जैसे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 दे रखा था। तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू 35 माइनस 2x। मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो y की वैल्यू मैंने मान ली 35 माइनस 2x। एक और इक्वेशन क्या दे रखी है, एक और इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 3x प्लस 4, y की वैल्यू है 35 माइनस 2x इज इक्वल टू 65। तो 3x प्लस 4 इंटू 35 हो गया 140 माइनस 4 इंटू 2 8x इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो 3x माइनस 8x हो गया माइनस 5x और 65 माइनस 140 हमारे पास हो गया माइनस का 75। तो x इज इक्वल टू माइनस 75 अपॉन माइनस 5 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से कितने टाइम चल जाएगा, 15 टाइम्स, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 15। नेक्स्ट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 माइनस 2 इंटू 15, तो ये आ जाएगी y 35, 2 इंटू 15 हो गया 35, तो y हो गया 35 माइनस 30 दैट इज 5, ठीक है। तो फाइनली हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, फाइनली वैल्यू निकालनी थी x अपॉन y। तो x अपॉन y होता है x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 5, तो 15 अपॉन 5 हो गया 3। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 3 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 65 मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा था 4p इज इक्वल टू 47 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर देन p इज इक्वल टू। तो अगर देखें यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही थी, कैसे, जैसे 4p क्या है, 4p है 47 स्क्वायर
माइनस का 43 स्क्वायर। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो यहाँ पे यूज हुई थी वो कौन सी थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सा की वैल्यू क्या होती थी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 4p कितना हो जाएगा? 47 प्लस 43 और 47 माइनस 43। तो 47 प्लस 43 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू 47 माइनस 43 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो p कितना आ जाएगा? 90 के बराबर। दैट इज आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। p की वैल्यू हो गई 90। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हमें वैल्यू निकालनी थी इस एक्सप्रेशन की। अगेन ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन था। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करते, इस इक्वेशन, अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट, मान लिया मैंने, लेट 3.572 इज इक्वल टू ए, इसको मैंने ए मान लिया, और 2.428 इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, 3.572 को ए मान लिया और 2.428 को बी मान लिया। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया मेरे पास जो गिवन है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जब एक चीज पता थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी मैथमेटिक्स में? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी थी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो उसको यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम? इसकी आइडेंटिटी हुई ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया वन टाइम। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बच गई है? ए प्लस बी, ए प्लस बी बच गया। तो ए की वैल्यू पुट कर दो 3.572 प्लस 2.428। तो 3.572 प्लस 2.428 अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो क्या दे रखा है हमें? अगेन मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे दिया कि अगर सरफेस एरिया क्यूब का 150 है तो लेंथ क्या होगी डायगोनल की। तो हमें पता है कि टीएसए ऑफ क्यूब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन, और टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6 ए स्क्वायर के बराबर, दैट इज इक्वल टू 150। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया 150 बाय 6, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा कि लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होगी। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब और साइड का रिलेशनशिप क्या होता है कि डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है वो √3 इंटू साइड होता है, √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? √3 इंटू 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5√3 हो गई। ठीक है, तो 5√3 डायगोनल हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें अगेन मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज का क्वेश्चन था। क्या पूछा था कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20 इफ 2 नंबर आर 16 एंड 22 देन द थर्ड नंबर इज। सो इस क्वेश्चन को कैसे करना था? हम मान लेते हैं लेट द थर्ड नंबर बी एक्स, थर्ड नंबर बी एक्स, थर्ड नंबर हम एक्स के बराबर मान लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन था, एवरेज ऑफ 3 नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 20, ये 20 के बराबर है। ठीक है, तो एवरेज 3 नंबर का कैसे निकालते थे हम, किसी भी 3 नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ 3 नंबर्स अपॉन सम ऑफ 3 नंबर अपॉन टोटल नंबर बाय 20। तो 3 नंबर का सम कैसे निकालेंगे, 2 नंबर दे देंगे 16 प्लस 22 प्लस थर्ड नंबर हमने अज्यूम कर दिया x और टोटल नंबर है अपने पास 3, दैट इज इक्वल टू 20। तो 22 प्लस 16 करेंगे तो ये आ गया 38 प्लस x। ठीक है, और 20 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा 60। तो x क्या हो गया, 60 माइनस 38, दैट इज इक्वल टू 22। सो द वैल्यू ऑफ x इज 22। सो थर्ड नंबर इज ऑप्शन नंबर 4, 22। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 69 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोलेगा ऑफ विच नंबर इज 10608049 अ स्क्वायर। तो ये जो है 10608049 ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक टेक्निक है कि हम डायरेक्टली ऑप्शन में जंप कर लें। तो देखो 9, अब ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसके यूनिट डिजिट में 9 आ सकता है। एक तो देखो 9 जिसके आ सकता है वो है 3, जैसे 3 देगा तो 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, ऐसे 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, तो यानी कि यूनिट डिजिट तो 9 आती है ना। तो 3 और 7 है, उन दोनों के स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलता है। तो देखो हाँ, यहाँ पे 3 और 9 मुझे कहाँ मिल रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 3 और एक ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 7। तो ऑप्शन नंबर 1 और 5 तो 1 और 2 तो आंसर नहीं होंगे इसके, ये डेफिनेटली पता है। लेकिन अगर मैं केयरफुली देखूं, देखो 13623 और 3257, इसमें मुझे जो 13623 है वो बड़ा नंबर दिख रहा है। ठीक है, या तो हम इसको करके देख ले एक बार, स्क्वायर, दो नंबर का स्क्वायर करके, जैसे 13623 का स्क्वायर कर लेना, अगर आंसर नहीं आते तो ऑब्वियसली 3257 को तो ये आंसर होगा ही, करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अगर 3257 को करके देखोगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो करके देख लेंगे हिट एंड ट्रायल से, जिससे आंसर आ जाए तो वही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो जब हम इसको चेक करेंगे 3257 का ये स्क्वायर बनेगा 10608049। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर चैप्टर से पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर जनरल देखें इस क्वेश्चन में हम रो वाइज देख लेते हैं, सीक्वेंस बैठ रहा है। देखो रो वाइज कैसे बैठ रहा है, जैसे रो 1 को देखा, रो 1 में हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर से थर्ड नंबर कैसे बन रहा है, देखो 6 इंटू 7 करा तो मैंने 42 बन रहा है, 6 इंटू 7। ठीक है, और 6 प्लस 7 करा तो मेरे पास क्या मिल रहा है 13। ठीक है, सिमिलरली 13 इंटू 3 करा, फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करा तो थर्ड नंबर 39 बन गया, और 13 प्लस 3 करा, फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड कर दिया तो फोर्थ नंबर 16 बन गया। सिमिलरली इधर देख लो, देखो हमें 4 इंटू क्वेश्चन मार्क करे तो 28 आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई 28 डिवाइड बाय 4 यानी कि 7। एक और बार क्रॉस चेक करना चाहो तो कर लो, 4 प्लस क्वेश्चन मार्क 11 हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा 11 माइनस 4, तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए 7, तो 7 ही आ रहा है आंसर दोनों से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं, द टू पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन बिलो, व्हिच डिजिट विल कम एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 4। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दो पोजीशन दे रखी है डाइस की, तो हम इस डाइस का क्या करते हैं अनफोल्डेड फिगर बना देते हैं, नेट बना देते हैं इस डाइस का। तो अगर इसका अनफोल्डेड फिगर का मतलब क्या होता है, नेट ही होता है। ठीक है, तो अगर नेट बनाएंगे इस डाइस का तो कैसे बनेगा, ऐसे जनरल नेट बना रहे, ये अनफोल्डेड फिगर हो गया, डाइस को अनफोल्ड कर दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेटर क्या आ रहा है, दोनों में देख रहे हैं कि अपन कॉमन लेटर दिख रहा है 5। ठीक है,
तो कॉमन लेटर जो आएगा वो इधर लिख देंगे 5, ठीक है। अब इसका 5 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लो या क्लॉकवाइज ले लो, कोई भी एक ही लेना, या तो क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो। तो मैंने एंटी क्लॉक ले लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज में 5 की क्या है 3-1 सीक्वेंस में, किसी भी ऑर्डर में बिठा दो, 3-1 ऐसे ले लिया मैंने। अब इसमें क्या आ रहा है एंटी क्लॉक में सीक्वेंस, अब एंटी क्लॉक लिया तो एंटी क्लॉक ही लूंगा, तो एंटी क्लॉक में 4-2 आ रहा है, तो 4-2 एंटी क्लॉक में ऐसे चलेगा, तो 4-2, ठीक है। अब जो लेटर बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 6। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे 1 के अपोजिट तो 2 है, ये दोनों अपोजिट में, ठीक है। सिमिलरली 5 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, और ये 4 के अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा था विच डिजिट विल कम अपोजिट टू द डिजिट 4, तो अपोजिट टू डिजिट 4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 पे पूछा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड विद द सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड। तो अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब बन जाएंगे 1 सेंटीमीटर साइड के फ्रॉम अ बिगर क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ क्यूब्स क्या का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स n का फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, जैसे कि अगर बड़ा क्यूब होगा तो साइड का क्यूब कर ले, तो इसकी साइड क्या है बड़े क्यूब की 3 का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना है 1 का क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब। तो 3 का क्यूब हो गया 27, 1 का क्यूब हो गया 1, तो 27 अपॉन 1 हो गया 27। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब बन जाएंगे ऐसे 27, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल्स इन अ डे। अब पूछा है यहाँ पे कि एक दिन के अंदर आवर हैंड और मिनट हैंड क्लॉक की कितनी बार राइट एंगल्स में आती है। तो हमें पता है, ये बात जनरली पता है कि 12 आवर्स में हमारी आवर हैंड और मिनट हैंड जो है वो 22 टाइम्स 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है एक बार देख लेते हैं। जो कहते हैं कि अपने जब 2 से 4 बजते हैं ना, 2 से 4 जब दिन में, तब आवर हैंड और मिनट हैंड 90 डिग्री एंगल खाली 3 टाइम्स बनाती है, ठीक है। इन 2 घंटे में खाली 3 टाइम बनाती है। इसी तरीके से जब 8 से 10 बजते हैं तब भी 3 टाइम ये 90 डिग्री एंगल बनाती है। 90 डिग्री एंगल 3 टाइम ही फॉर्म करती है 4 की बजाय। तो ऐसा 12 घंटे में ये कितनी बार फॉर्म करेंगी 22 टाइम्स। और सिमिलरली ऐसा 24 आवर्स में 90 डिग्री एंगल कितना बार फॉर्म करेगी, तो 12 इंटू 2 24 कर दिया, तो 22 इंटू 2 44 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में दे रखा है 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18 and 3 + 6 = 15, then 7 + 8 = what? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था। देखिए अगर मैंने 1 + 4 करा, जैसे फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करा और उसमें सेकंड नंबर दोबारा ऐड कर दिया +4, तो मुझे 9 मिल जाता है। 1 + 4 5, 5 + 4 9। आगे देख लेते क्या फॉलो हो रहा है। 2 + 8 करा तो 10 और सेकंड नंबर को दोबारा 8 कर दिया, 8 को 2 + 8 10, 10 + 8 18, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 3 + 6 9 + 6 कर दिया, 9 + 6 करा तो मेरे पास 15, ठीक है। तो अगेन देख लेते हैं 7 + 8 करा +8, तो 7 + 8 हमने कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15, 15 + 8 करा तो हमारे पास कितना आ गया 23। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 23,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 टू 79 के लिए तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड है, ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंस्ट्रक्शन है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 people E, F, G, J, K, L, M are sitting around a circular table facing the center। अब इसमें क्या बोल दिया कि 8 फ्रेंड्स है जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, ठीक है, फेसिंग द सेंटर। तो देखिए 8 पीपल कैसे बैठा सकते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस में बिठाना होता है और सब सेंटर में फेस कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। जो इतने भी 8% है उनके सबके डिफरेंट प्रोफेशन है, लाइक चार्टेड अकाउंटेंट, कॉलमनिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लॉयर, प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं कि एफ कहाँ बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। अब हम कहीं किसी भी पोजीशन में बैठा सकते हैं। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती, मतलब एक पर्सन को आप फिक्स कर लो फिर उसके बाद पोजीशन फिक्स होती है। तो हम मान लेते हैं कि के इधर बैठा है, के इधर बैठा है इस पोजीशन में, ठीक है। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। अब के का लेफ्ट ये हो गया, तो एफ फर्स्ट सेकंड, ये लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है फर्दर, द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। और साइंटिस्ट क्या है, इमीडिएट नेबर है के का। तो देखिए अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो साइंटिस्ट इधर हो या इधर हो। मैं मान लेता हूं, देखो इसके दो डायग्राम बना लेता हूं ताकि जो केस कैंसिल हो रहा होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो एक बार तो क्या मान लेता हूं कि साइंटिस्ट इधर है, इधर, ठीक है। एक बार मैंने मान लिया कि साइंटिस्ट इधर है और एक बार मान लिया कि साइंटिस्ट इधर है। ये दो पोजीशन है जिसका इमीडिएट नेबर हो सकता है, तो दोनों डायग्राम मैंने बना दिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, देयर आर ओनली 3 people सिटिंग बिटवीन साइंटिस्ट और ई। साइंटिस्ट और ई के बीच में 3% बैठ रहे हैं खाली, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ से भी देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3% बैठ रहे हैं दोनों डायरेक्शन से साइंटिस्ट और ई के बीच में। तो साइंटिस्ट और ई, अब देखो यहाँ पे भी 3 बैठ रहे हैं और यहाँ पे भी 3 बैठ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ई को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई इससे। नेक्स्ट बोला है ओनली 1% इज सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड ई। तो इंजीनियर और ई के बीच में 1% बैठा है, ये बोला है ओनली 1% इज सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड ई। अब किधर बैठा है, देखो ई इधर है तो इंजीनियर इधर भी बैठा हो सकता है, इधर भी बैठा हो सकता है, या ई इधर है तो इंजीनियर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता था। तो कंफ्यूजन है, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो डायग्राम और भी बना सकते हैं लेकिन ज्यादा भी डायग्राम मत बनाओ, इतने डायग्राम बनाओ कि जितने मैं मतलब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको साइड में लिख देता हूँ कि इंजीनियर और ई के बीच में 1% है। अब उनको मैंने सर्कल इसलिए कर दिया क्योंकि पोजीशन फिक्स नहीं है, हो सकता है इंजीनियर और ई इधर आ जाए या ई इधर आ जाए और इंजीनियर इधर आ जाए, तो इसलिए सर्कल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बोला द कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। तो कॉलमनिस्ट है वो इंजीनियर के इमीडिएट राइट है, तो ये लिख दिया मैंने। अब इसमें सर्कल नहीं करा क्योंकि इसमें सर्कल इसलिए नहीं करा क्योंकि ये तो फिक्स है ना कि कॉलमनिस्ट इंजीनियर के जस्ट राइट में, इमीडिएट राइट में, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के। एम जो है सेकंड है टू द राइट ऑफ के, तो के ये रहा फर्स्ट सेकंड, तो एम यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिमिलरली एम इधर आ गया इस वाले फिगर में। नेक्स्ट क्या बोला गया, एच इज साइंटिस्ट। एच क्या है, साइंटिस्ट है, तो एच इधर आ गया। नेक्स्ट जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स। जी और जे इमीडिएट नेबर है। अब देखो जी और जे इमीडिएट नेबर्स हैं तो यहाँ पे कहाँ बैठ सकते हैं, देखो 3 पोजीशन खाली है खाली, तो जी जे की पॉसिबिलिटी यही है, या तो जी जे इधर बैठ जाए या इधर बैठ जाए जी जे, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो 3 पॉसिबल पोजीशन ये रही, और जी जे अब यहीं बैठ सकते हैं साथ साथ, या तो जी जे इधर बैठ जाएगा या इधर बैठ सकता है, ठीक है। जी और जे डेफिनेटली इधर आएंगे, तो जी और जे डेफिनेटली इधर आएंगे इन दो पोजीशन में, तो जो लेटर बच गया वो इस पोजीशन में आ जाएगा जो लेफ्ट ब्लैंक है। तो अब इनमें कौन सा लेटर बच रहा है, एल बच रहा है, तो एल को लिख दो इधर,
यहाँ पे एल आ गया, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला गया, नाइदर जी नॉट जे इज एन इंजीनियर, ना ही जी और ना जे है इंजीनियर। अब ये पता है कि इस हमने बोला था इंजीनियर और ई के बीच में खाली 1% बैठेगा। तो देखो अगर बाई चांस ई इधर है, ठीक है, और इंजीनियर इधर बिठाते तो यहाँ पे डेफिनेटली जी और जे बैठेगा, लेकिन यहाँ पे तो बोलते हैं कि ना ही जी और ना ही जे इंजीनियर होगा। तो अब जी और जी में से यहाँ पे बैठेगा तो इंजीनियर इधर नहीं बैठेगा, तो ऑब्वियस बात है अब इधर बैठ जाएगा इंजीनियर, क्योंकि ई और इंजीनियर के बीच में 1% ही होगा, तो इधर बैठ जाएगा। अब सिमिलरली इधर लगाओ कि अगर ई और इंजीनियर के बीच में अगर इधर बिठाते इंजीनियर को, तो यहाँ पे तो जी या जे आएगा, और जी और जे इंजीनियर नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे कि इंजीनियर यहाँ आ जाएगा फिर, ठीक है। ये भी हो गई केस, तो ये केस कंप्लीट। और क्या बोला था, इंजीनियर के जस्ट राइट में कॉलुमिनिस्ट है, तो इंजीनियर ये रहा, उसके जस्ट राइट में कॉलुमिनिस्ट ये बन रहा है, ठीक है। इंजीनियर ये रहा, उसके जस्ट राइट में कॉलुमिनिस्ट ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, द फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। फाइनेंशियल एनालिस्ट इमीडिएट लेफ्ट है एफ के, यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल एनालिस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट ये रहा, ठीक है। आगे क्या बोला, द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ कॉलुमिनिस्ट। लॉयर क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ कॉलुमिनिस्ट। कॉलुमिनिस्ट ये रहा, सेकंड टू द राइट ये हो रहा है, तो लॉयर ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ कॉलुमिनिस्ट ये रहा, लॉयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। प्रोफेसर क्या है, इमीडिएट नेबर है इंजीनियर का, तो इंजीनियर ये रहा, तो प्रोफेसर इधर आ जाएगा, ये के पोजीशन है, क्योंकि ये वाली पोजीशन तो कॉलुमिनिस्ट ने ले ली इंजीनियर की, और इंजीनियर का देखो यहाँ पे कॉलुमिनिस्ट है इमीडिएट नेबर, तो यही बची है पोजीशन, तो प्रोफेसर इधर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। जी जो है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। अब देखिए मान लेते हैं कि देखो जी इधर बैठा होता, तो सेकंड टू द राइट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, तो सीए को इधर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कॉलुमिनिस्ट है, तो यहाँ पे तो जी आएगा नहीं, तो सीए तो ऑब्वियस बात है इधर आ गया, और सेकंड टू द राइट जी कहाँ है, सेकंड टू द राइट ऑफ सीए चार्टेड अकाउंटेंट के, दैट इज यहाँ पे जी आ जाएगा, और अगर जी इधर आ गया तो फिर यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम बन गया इसका। सिमिलरली इधर देखो, पॉसिबिलिटी इस डायग्राम में पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो ये डायग्राम हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो एक प्रोफेशन बच गया वो प्रोफेशन हमारे इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोफेशन आ जाएगा डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर प्रोफेशन आ जाएगा इधर, ठीक है, डॉक्टर बच रहा था। तो ये फाइनल डायग्राम हमारे पास ऑब्टेन होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में इसी डायग्राम से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो इसमें क्वेश्चन जो 75 पूछा गया था वो था कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकंड राइट में कौन बैठा था, तो ई के सेकंड राइट में अगर देखें तो कौन बैठा था, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लेकिन फाइनेंशियल एनालिस्ट तो ऑप्शन में नहीं है, और फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन था, जी, तो जी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 जी इज द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 उसी डायग्राम में बेस्ड, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द प्रोफेसर। अब प्रोफेसर इसमें कौन था, तो प्रोफेसर जो था वो था के, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, 3 of the following 4 are alike in a certain way based on the given arrangement and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? तो अगर हम यहाँ पे देखें, चार्टेड अकाउंटेंट और एच कैसे रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, चार्टेड अकाउंटेंट और एच दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। सिमिलरली अगर डॉक्टर और एम देखें, डॉक्टर और एम एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। सिमिलरली इंजीनियर और जे देखें, इंजीनियर और जे एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ठीक है। और फाइनेंशियल एनालिस्ट और एल को देखें तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। 3 केस में ये अपोजिट आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ केस में जो पर्सन का दे रखे हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इंजीनियर और जे एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो इसमें ऑड वन कौन सा हो गया, जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, वो है ऑप्शन नंबर 3 इंजीनियर एंड जे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट। अब एल की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट,
तो अगर हम देखें साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन क्या हो जाएगी, सेकंड टू द राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसकी आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट फाइनली क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन अरेंजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू गिवन अरेंजमेंट की कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के सेकंड लेफ्ट में लॉयर है, बिल्कुल ट्रू है ये ट्रू है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। अब देख लेते हैं कि आगे वाले वैसे फॉल्स ही होंगे, ऑब्वियस बात है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो ई क्या है, इमीडिएट नेबर है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, नहीं, ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि वो सेकंड टू द लेफ्ट है ई। नेक्स्ट एच सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी फॉल्स है क्योंकि एफ और फाइनेंशियल एनालिस्ट दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं, उनके बीच में कोई बैठता ही नहीं है। नेक्स्ट ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन कॉलमिनिस्ट एंड एफ, तो कॉलमिनिस्ट और एफ के बीच में 4 पीपल बैठते हैं, ये भी फॉल्स है क्योंकि 3 पर्सन ही बैठते हैं कॉलमिनिस्ट और एफ के बीच में, तो इसमें ऑप्शन 1 ही केवल ट्रू बैठ रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन 80 में अगेन मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। क्या पूछा था, 381A is divisible by 9, then which of the following is the smallest natural number A is। तो अगर देखें ये डिविजिबिलिटी ऑफ 9 जो होती है वो क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो सम ऑफ द डिजिट करके देखते हैं, तो 3 + 8 + 1 + A करेंगे तो वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 1 9, 9 + 3 12, तो 12 + A शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो ऐसा कौन सा सबसे पास नंबर है 12 के जो 9 से डिविजिबल हो जाता है, 18। तो ये 18 कैसे बन सकता है, जब A की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, 6, ठीक है। तो यहाँ पे A की क्या वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 6, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 देखें हम, तो क्या होते हैं, 3 6 9 12 और 15। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बाय 5, ठीक है। तो अगर इसका सम निकालेंगे हम तो आ जाएगा 45, ठीक है। इसका सम आ जाएगा 45, उसको 5 से डिवाइड कर दो तो 45/5 हो जाएगा 9, दैट इज ऑप्शन 2 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, देख लेते हैं। इफ 81 raised to power y is equal to 1/27 raised to power x, then the value of x in terms of y is। तो हमें x की वैल्यू पूछिए इन टर्म्स ऑफ y, तो देख लेते हैं। अगर इसको देखें 81 raised to power y is equal to 1/27 raised to power x दे रखा है, ठीक है। अब इस 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 raised to power 4 लिख सकता हूँ y, और 27 को लिख सकता हूँ 1/3 raised to power 3x। तो इसको लिख लिया मैंने 3 raised to power 4y और 1/3 raised to power 3x, ठीक है। एक आइडेंटिटी मुझे पता थी कि 1/an किसके बराबर होती है, a raised to power -n। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 raised to power 4y किसके बराबर हो गई, 3 raised to power -3x, ठीक है। सो व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर इज आल्सो सेम, ये हमें पता है। तो यहाँ पे बेस सेम है 3, तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो ऑन कंपेयरिंग मैं क्या बोल सकता हूँ, 4y किसके बराबर हो जाएगा, -3x के बराबर। हमसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4y/3। तो -4y/3 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या गिवन है,
10a² plus ab upon 3ab minus b² is equal to 10 upon 1, then a ratio b is। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10a² plus ab upon 3ab minus b² is equal to 10 upon 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 10a² plus ab is equal to 10 3ab माइनस b²। ठीक है, 3ab माइनस b², तो ये हो गया 10a² प्लस ab। नेक्स्ट ये हो गया 30ab माइनस 10b²। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करा हमने तो आ जाएगा 10a² प्लस ab माइनस 30ab प्लस 10b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया 10a² माइनस 29ab, ठीक है, 29ab प्लस 10b² इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो 10 इंटू 10 होता है 100। अब 100 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसका सम 29 के बराबर आ जाए? तो देखो 25 इंटू 4 भी 100 होता है। ठीक है, तो 25 इंटू 4 100 होता है और 25 प्लस 4 का तो 29 बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं 29 को? 10a² प्लस माइनस 25ab माइनस 4ab प्लस 10b² इज इक्वल टू 0। ऐसे स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 10a² माइनस 25ab में 5a, ब्रैकेट में बच गया 2a माइनस 5b। ठीक है, यहाँ पे कॉमन 4ab और 10b² में कॉमन आ गया माइनस 2b, ब्रैकेट में बच गया 2a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई? 5a माइनस 2b और 2a माइनस 5b किसके बराबर? 0 के बराबर। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? 5a माइनस 2b 0 के बराबर, यानी कि 5a इज इक्वल टू 2b और a अपॉन b कितना हो गया? 2 अपॉन 5। सिमिलरली एक और इक्वेशन है 2a माइनस 5b किसके बराबर? 0। तो 2a किसके बराबर? 5b के बराबर। तो a अपॉन b यहाँ पे क्या बोल दूंगा मैं? 5 अपॉन 2 के बराबर। तो यहां से मेरे a रेशियो b कितना आ रहा है? एक तो 2 अपॉन 5, 2 रेशियो 5 और 5 रेशियो 2। तो 5 रेशियो 2 मेरे को ऑप्शन में दिख नहीं रहा आंसर, लेकिन 2 रेशियो 5 दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अगेन मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड हमने स्क्वायर करा तो देखो स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 के बराबर। तो क्यूब रूट ऑफ x कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 4 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्यूब कर दें दोनों साइड का, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x का क्यूब करा और 4 का क्यूब करा, तो क्यूब रूट ऑफ x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा x के बराबर, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 के बराबर। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 64, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में दे रखा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू नंबर्स 12 टाइम्स their HCF. The sum of the HCF and LCM is 403. If one number is 93, then the other number is
अब क्या बोल रखा है कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12 टाइम्स है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एलसीएम क्या दे रखा है, 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ठीक है, ये रिलेशनशिप दे रखी है एक तो। ठीक है, और दे रखा है द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। एचसीएफ और एलसीएम का सम है वो 403 है। नाउ एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू 403। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो एलसीएम की, एचसीएफ प्लस एलसीएम था 12 एचसीएफ के बराबर इज इक्वल टू 403। तो यहाँ पे एचसीएफ प्लस 12 एचसीएफ हो गया 30 एचसीएफ के बराबर इज इक्वल टू 403। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 403 बाय 13। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई 31। ठीक है, और यहां से अगर एलसीएम हमने कैलकुलेट करा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 इंटू एचसीएफ दैट इज 12 इंटू 31। तो 12 इंटू 31 करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 372। ठीक है, 372 आ जाएगी वैल्यू। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब आगे क्वेश्चन में बोला था कि अगर एक नंबर 93 है, इफ वन नंबर इज 93 देन फाइंड द अदर नंबर। अब देखो दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम दे दिया एक तो हमें, तो हमने वो कैलकुलेट भी कर दिया 31 और 372, और इनमें से एक नंबर दे दिया तो अदर नंबर निकालना है। अब हम एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एचसीएफ एंड एलसीएम। वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर तो हमें गिवन है 93, अदर नंबर हम मान लेते हैं कि ए के बराबर है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा 31 इंटू 372। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करा तो ए कितना आ गया 31 इंटू 372 बाय 93। तो 31 से 93 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 3 से 372 124 टाइम्स। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 124, यानी कि अदर नंबर किस की वैल्यू है 124, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि एचसीएफ एलसीएम से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। इफ one integer is greater than the other by 3 and the difference of their cube is 117, then what would be the sum of those two integers? तो अगर देखें क्या बोला गया है कि एक इंटीजर है वो दूसरे इंटीजर से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी be a and another integer be a plus 3। एक इंटीजर को a मान लेते हैं और अदर इंटीजर को a plus 3 मानते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज 117। उन दोनों की डिफरेंस क्या है क्यूब का 117, यानी कि a plus 3 का होल क्यूब माइनस a क्यूब 117 के बराबर है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब हमें पता था x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये होता है। तो ये लगा देते फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3a इंटू 3 स्क्वायर।
एंड माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 170। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये तो हो गया a क्यूब प्लस 3 क्यूब की वैल्यू 27, 3 3 9 9a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 3 27a माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 170। तो a क्यूब तो a क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब से कैंसिल हो गया। तो इसमें फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 27 और ये 117 हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे माइनस 117 इज इक्वल टू 0। तो इस आइडेंटिटी को इरेज कर देते हैं एक बार। तो फर्दर सॉल्व करने पे ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 27a माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो 9 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्रोडक्ट ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट जो 10 बनता हो और उनका सम हमारे पास 3 आ जाता हो, सम या डिफरेंस। तो अगर मैं देखूं 5 इंटू 2 इज 10 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, तो a स्क्वायर 3a को कैसे तोड़ सकता हूँ, प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, a कॉमन ले लिया, a प्लस 5, यहाँ पे माइनस 2a माइनस 10 में माइनस 2 कॉमन लिया, a प्लस 5, तो यहाँ पे वैल्यू क्या गई a माइनस 2 और a प्लस 5 0 के बराबर। तो एक बार मैंने a माइनस 2 को 0 पुट करा तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और एक बार a प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करा, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। तो देखो यहाँ से तो a की वैल्यू 2 आई। ठीक है, तो एक वेरिएबल निकल गया a। ठीक है, दूसरा वेरिएबल कितना हो जाएगा a प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5। यहाँ से दूसरा वेरिएबल कितना हो जाएगा a प्लस 3 दैट इज माइनस 5 प्लस 3 दैट इज माइनस 2। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स आ गए। तो अब यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द टू इंटीजर्स। सम क्या होगा दोनों इंटीजर का। अगर मैंने 2 प्लस 5 करा तो 7 आ गया, 7 ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन 1 में। अगर मैंने माइनस 5 माइनस 2 करा तो माइनस 7 आया। क्या माइनस 7 ऑप्शन में है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन या कौन सा लॉजिक बैठ रहा है यहाँ पे, ये वाले का। ठीक है ना, 5 प्लस 2 करा तो 7, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 7065 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट इज। अब देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है तो ऑब्वियस बात है ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, जब ग्रेटेस्ट डिजिट सबसे पहले आएंगी। तो इन चारों में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, सबसे बड़ी डिजिट बन रही है 7। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद बड़ी डिजिट 6, 6 के बाद बड़ी 5 एंड देन 0। तो 7650 आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 20 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज। तो अगेन देखिए क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था कि व्हेन डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज सेम, जब डिस्टेंस जर्नी की सेम रहती है। यहाँ पे डिस्टेंस एक तरीके से जर्नी की सेम ही तो है। जैसे कि मान लो ये ए बी है, ए बी सी पॉइंट है, तो ए बी उसने जर्नी कवर करी, ए बी जर्नी की हम मान लेते हैं डिस्टेंस डी थी, उसने कितने में कवर करी 30 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट अब ये तो ही बोला है कि नेक्स्ट हाफ जर्नी है, यानी कि बी से लेके सी की डिस्टेंस जो है वो भी डी है, वो इससे कितने में कवर करिए 20 किलोमीटर पर आवर। तो इन सच केस कि जब डिस्टेंस सेम रहता है जर्नी का, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये थी S1, ये था S2, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो स्पीड 1 कितनी रहेगी 30,
स्पीड 2 कितनी तरह की थी 20 अपॉन S1 प्लस S2 यानी कि 30 प्लस 20। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 50 आ जाएगा। ठीक है, 30 प्लस 20 50 के बराबर। तो ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल और 5 से 24 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगी इस पूरी जर्नी की। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19th क्वेश्चन। तो 19th क्वेश्चन देखिए पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और हमें आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 90 to 94 थे। तो इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट बिलो शोज द स्पेंडिंग बाय अ फैमिली इन अ वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द 1999। The study of the pie chart carefully answered the following question: % of money spent by the family on various items during 1999। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पाई चार्ट है, वो शो करता है कि परसेंटेज ऑफ द मनी स्पेंड बाय अ फैमिली ऑन वेरियस कैटेगरीज। जैसे कि फूड में उन्होंने फैमिली है उन्होंने 23% स्पेंड करा है मनी, ठीक है। क्लोथिंग में 10% मनी स्पेंड करा है, ठीक है। हाउसिंग में 15% मनी स्पेंड करा है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है पाई चार्ट में और उसके बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में अब क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19th क्वेश्चन। If the total amount spent during the year 1999 was rupees 46,000, then the amount in rupees spent on food was। तो देखिए 1999 में क्या बोला कि टोटल मनी जो स्पेंड हुआ है वो कितना हुआ है 46,000। अब टोटल मनी जो स्पेंड हुआ है वो कितना परसेंटेज को शो करता है भाई, पूरे पाई चार्ट में टोटल मनी 100% को शो करता है, 100% को शो करता है। वो कितना है रुपीज 46,000, ठीक है। टोटल मनी जो स्पेंड हुआ, अगर इसका 1% निकालें 1% तो कितना हो जाएगा रुपीज 46,000 बाय 100, ठीक है। और हमें किसमें कह रहे हैं द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। तो अमाउंट जो स्पेंड हुआ है फूड में वो कितना हुआ है 23%। तो 23% निकाल लो। ये यूनिटरी मेथड कहलाता है बेटा, यूनिटरी मेथड कहलाता है, जिस सबसे अच्छी टेक्निक होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो रुपीज 46,000 बाय 100 इंटू 23 कर देंगे। तो जब रुपीज 46,000 बाय 100 इंटू 23 करेंगे तो आ जाएगा 460 इंटू 23 आंसर। दैट इज आंसर इज गोइंग टू बी रुपीज 10,580। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसको नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। If the total amount spent during the year 1999 was rupees 46,000, then how much money is spent on clothing and housing together? तो टोटल मनी जो स्पेंड हुआ है, अगेन वही क्वेश्चन है, टोटल मनी जो स्पेंड हुआ है इन द ईयर 1999 was 46,000, यानी कि 100% मनी स्पेंड हो गया। तो वो कितना होता है रुपीज 46,000। तो अगर 1% जो मनी स्पेंड होता है तो वो कैसे निकालेंगे रुपीज 46,000 बाय 100। ये 100 डिवाइड कर दिया नीचे, ठीक है। हमें किसमें निकालना है मनी स्पेंड जो हुआ है क्लोथिंग और हाउसिंग में। क्लोथिंग और हाउसिंग कौन सा है ये रहा। तो क्लोथिंग और हाउसिंग में टुगेदर कितना परसेंट हो हमारा स्पेंड हो गया मनी 10 प्लस 15 दैट इज 25%। तो 25% कर दो तो रुपीज 46,000 बाय 100 इंटू 25 करेंगे तो 00 से 00 एक तो कैंसिल हो गया। तो 460 इंटू 25 कर देंगे। तो 460 इंटू 25 जब करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा रुपीज 11,500। 11,500 आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। If the total expenditure of the family for the year 1999 was rupees 46,000, then the savings in of the family is। तो क्या बोला गया है, अब टोटल एक्सपेंडिचर फैमिली का क्या है रुपीज 46,000। अगेन वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि 100% एक्सपेंडिचर किसके बराबर रुपीज 46,000। यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं अगेन, ठीक है। तो यानी कि 1% एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा रुपीज 46,000 बाय
100, ठीक है। और जो सेविंग्स में ऑफ द फैमिली वो कितनी हो जाएगी, तो सेविंग्स का पार्ट कितना है यहाँ पे 15%, तो 15% कितना हो जाएगा ₹46,000 बाय 100 इंटू 15, तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, तो 460 इंटू 15 कर देंगे, तो 460 इंटू 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹6,900, तो 6,900 आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट द मैक्सिमम अमाउंट वाज स्पेंट ऑन विच आइटम। तो अब यहाँ पे बोला कि अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट किस आइटम में मैक्सिमम अमाउंट खर्च हुआ है। तो हम जानते हैं कि जिसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा तो उसी में एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा होगा पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में अगर देखें, फूड में 23 हो रहा है, क्लोथिंग में 10, हाउसिंग में 15, एजुकेशन में 12, ट्रांसपोर्ट में 5, अदर्स में 20 और सेविंग्स में 15। तो सबसे ज्यादा जो दिख रहा है जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर का वो दिख रहा है फूड में 23%। तो ऑब्वियस बात है कि हमारा सबसे ज्यादा खर्चा किधर हुआ होगा, एक्सपेंडिचर किधर हुआ होगा, फूड में हुआ होगा 23%, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में दे रखा है द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन इज। अब हमें हाउसिंग और एजुकेशन में कितना अमाउंट स्पेंड करा है, तो हम बोल रहे थे लेट टोटल अमाउंट स्पेंट इन 1999 बी एक्स। मैंने बोल दिया टोटल अमाउंट स्पेंड हो रहा है वो 1999 में वो एक्स है। अब यहाँ पे पूछा कि हाउसिंग और एजुकेशन में रेशियो क्या होगा, तो हाउसिंग में हमने 1999 में कितना खर्च कर दिया 15%, तो 15% ऑफ एक्स, ठीक है। एजुकेशन में हमने कितना एक्सपेंडिचर करा 12%, तो 12% ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 15/100 इंटू एक्स करेंगे और 12% ऑफ एक्स का मतलब 12/100 इंटू एक्स। तो देखो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो 15/12 करेंगे तो 3 टाइम्स कैंसिल होंगे 5/4, ठीक है। तो 5:4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, इसमें क्या पूछा है द सम ऑफ 3 नंबर इज 98 इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3 and between the second and the third be 5:8 then the second number is। तो अगर इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, इसमें क्या बोला गया है कि 3 नंबर का सम एक तो 98 है और फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो क्या है, लेट 3 नंबर्स बी A B and C, ठीक है। ये मान लिया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले 2 नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो क्या है 2:3, A/B इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। अब A/B को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A/B भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। एक और नंबर क्या दे रखा है मुझे B/C, यहाँ पे लिख देना B/C 5:8, ठीक है। अब B/C को मैं क्या लिख सकता हूँ B/C दैट इज 5/8, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो इक्वेशन ये है A/B 2/3, अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनटू 5 कर दूं तो कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक कैंसिल ही होते हैं। तो A/B क्या करता हूँ 2 × 5 और 3 × 5 कर दिया, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया A/B कितना आ गया 10/50, तो A/B मैंने क्या लिख दिया 10:50, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। सिमिलरली B/C है, ये 5/8 है, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा
b अपॉन c कितना आ गया 15/24, तो b रेशियो c कितना आ गया 15/24। तो मैंने अगर कंपेयर करा फर्स्ट और सेकंड को, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से क्या आ जाएगा a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया 10/15/24, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या मान लेता हूं लेट द रेशियो बी इन x, तो मैं रेशियो को x मान लेता हूं। लेट द रेशियो बी इन x, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10x, b की 15x और c की 24x। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया था कि सम है जो 3 नंबर्स का वो कितना है 98, तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 98। तो वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी थी 10x, b की 15x एंड c की 24x, दैट इज इक्वल टू 98। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो 49x कितने बराबर आ गया 98, यानी कि x की वैल्यू हो गई 98/49, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, और हमसे पूछा था कि सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर यहाँ पे क्या था b, और b किसके बराबर था 15x के बराबर। तो जब 15 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो हमारा सेकंड नंबर किसके बराबर आ जाएगा 30 के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर एनालॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन थे, देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन two given numbers on the left side of double column and on the and one number is given on the right side of double column. While another number is to be found from the given alternatives having the same relationship with the number as the numbers of the given pair bear. Choose the correct alternative. अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 96 में 21 is related to 3 in the same way 574 is related to what? तो 21 3 से कैसे रिलेटेड है? जैसे अगर मैं फर्स्ट नंबर को, ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर को 7 से डिवाइड कर दूं तो 3 आ जाता है, सेकंड नंबर आ जाता है। इसी तरीके से 574 को 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो ऑप्टेन होगा नंबर वो कितना हो जाएगा 82, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जस्ट फर्स्ट नंबर को 7 से डिवाइड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 अगेन नंबर एनालॉजी पे बेस्ड है क्वेश्चन। 42 is related to 20 in the same way 64 is related to what? तो अगर देखें 42 फर्स्ट नंबर को 2 से माइनस करा और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मेरे को कितना मिलेगा 42 माइनस 2 हो गया 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20, सेकंड नंबर आ गया। तो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा 64 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो 64 माइनस 2 हो गया 62 डिवाइड बाय 2, तो 62 डिवाइड बाय 2 हो गया 31, that is option 1 is the answer. Next question 98 3 is related to 11 in the same way 7 is related to what? तो देखो 3 से 11 कैसे बन सकता है, दो पॉसिबिलिटी है इसको बनाने की। दो पॉसिबिलिटी कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा प्लस 2 कर दिया तो 11 बन रहा है। तो इसी तरीके से 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 कर दिया तो 7 into 3 21, 21 plus 2 23 आना चाहिए। तो 23 ऑप्शन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये लॉजिक तो नहीं बैठ रहा, ये लॉजिक नहीं, तो दूसरा लॉजिक देखते हैं। देखिए 3 से 11 एक तरीका और है कि मैंने जब 3 का स्क्वायर करा प्लस 2 कर दिया तो 3 स्क्वायर प्लस 2 11 बनता है। इन द सेम वे 7 का मैंने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दिया 7 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 49 प्लस 2 51, तो 51 आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन 4 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये भी देखना है कि कई बार लॉजिक जैसे कि पहला लॉजिक नहीं लगा तो दूसरा लॉजिक कौन सा लग सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका लॉजिक फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 42 is related to 56 in the same way 72 is related to what? तो 42 is related to 56 कैसे बन रहा है, देखो 42 और 56 का रिलेशनशिप कैसे बैठ रहा है। अगर मैंने 7 का स्क्वायर करा और -7 कर दिया तो 42 आ जाता है। इन द सेम वे 7 का स्क्वायर प्लस 7
करा तो 56 आ जाता है, यानी कि सेम नंबर का स्क्वायर माइनस सेम नंबर फर्स्ट नंबर बनता है और सेम नंबर का स्क्वायर प्लस सेम नंबर सेकंड नंबर बन जाता है। तो ये रिलेशनशिप नेक्स्ट में देख लो, 72 कैसे बन रहा है, 9 स्क्वायर माइनस 9, 9 का अगर स्क्वायर कर दिया माइनस 9 करा तो 72 बन रहा है। तो नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, 9 स्क्वायर प्लस 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 9 90, तो मिसिंग टर्म हो जाएगी 90, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो था वो अगेन नंबर एनालॉजी बेस्ड था, फाइंड द मिसिंग टर्म इफ 9 इज रिलेटेड टू 80 इन द सेम वे 100 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड नंबर कैसे ऑप्टेन हो रहा था, अगर मैंने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दिया और -1 करा तो ये आ गया 81 माइनस 1 दैट इज 80। सिमिलरली यहाँ पे 100 से नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, अगर मैंने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करा 100 स्क्वायर माइनस 1 तो 100 स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9,999, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है।